Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the physiology of the hearing. It means कि जो सुनने वाली प्रोसेस होती है वो क्या होती है और कैसे फंक्शन करती है, इसका हम डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे. सो व्हाट आर द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग? Every sound produce sound wave or vibration in the air which travel at about 332 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स कि जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं या फिर जो भी साउंड की तरंगे होती हैं वो हमारे एयर में यानी जो हवा में मौजूद होती हैं, विच ट्रेवल अबाउट 332 मीटर, यानी ये जो 332 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये ध्वनि तरंगे स्पीड से ट्रैवलिंग कर सकती हैं. The auricles, because of its shape, collect and concentrate the wave and direct them into the auditory canal, causing the tympanic membrane to vibrate. It means कि जो हवा में मौजूद होती हैं हमारी तरंगें, तो जो हमारा ऑरिकल्स होता है, ऑरिकल्स मीन्स ये जो कान का बाहरी पोर्शन है, तो ये जो ऑरिकल्स होता है तो इस हिसाब से डिजाइंड होता है या इस हिसाब से बना होता है जो कि हमारे साउंड के कंसंट्रेशन को परसीव कर पाता है. और इसके बाद ये भी जो साउंड होता है वो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड एंड एम्प्लीफाइड थ्रू मिडल ईयर बाय मूवमेंट ऑफ ऑसिकल्स. इट मीन्स कि जो भी साउंड की तरंगें होती हैं वो हमारे मिडिल ईयर पे हमारे जो ऑसिकल्स होते हैं या फिर जो 3 बोन्स हमारी होती हैं, तो 3 बोन को ये क्या करते हैं, ऑसिकल्स को मूवमेंट करते हैं, जैसे कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं. जैसा कि ये फ्रंट में देखिए, ये जो पोर्शन होता है ये ऑरिकल्स होता है ये, और ऑरिकल्स इस हिसाब से डिजाइंड होता है कि हमारे साउंड वेव को ये अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए. इट मीन्स कि साउंड वेव इधर से आएंगी और यहाँ से टकरा करके हमारी ये जो कैनाल्स होती है, इस कैनाल से ये कहाँ पे पहुँचती है, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ध्वनि टकराती है यहाँ से. और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती है ये हमारे ऑसिकल्स को वाइब्रेट करती है. ऑसिकल्स हमारे, जब हम इनसाइड देखेंगे तो ये 3 ऑसिकल्स होती हैं, हमने कल भी दिखाया था. और ये जो सबसे छोटी स्टपीज होती है ये यहाँ से जुड़ी होती है, ऐसे यहाँ से ऐसे जुड़ी होती है. तो ये जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है तो ऐसे 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 साउंड से वाइब्रेट करती है. वाइब्रेट करने के बाद ये जो साउंड होता है हमारे इन्हीं बोनों से मिल करके कहाँ पे पहुँचता है, ये ओवल विंडो तक. देन क्या होता है, ये ऑसिकल्स मूव करते हैं एट देयर मीडियल एंड ऑफ फुट पैलेट ऑफ द स्टपीज, रॉक टू एंड फ्रो इन द ओवल विंडो. ये जो यहाँ से साउंड होता है वो कहाँ तक पहुँचते हैं, हमारे ओवल विंडो तक, यहाँ तक. नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ फ्लूइड वेव इन द पेरीलिम्फ ऑफ द स्कैला वेस्टिबुलाई. यहाँ पे अंदर पेरीलिम्फ होता है, स्टेला वेस्टिबुलाई, तो यहाँ पे साउंड पहुँचता है. देन आफ्टर सम ऑफ द फोर्स ऑफ दीज वेव्स इज ट्रांसमिटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्कैबुला वेस्टिबुलाई एंड द स्कैला टिम्पैनी. तो ये जो भी वेव्स होती हैं तो स्कैला टिम्पैनी एंड स्कैला वेस्टिबुलाई तक पहुँचती हैं, बट द मोस्ट ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इनटू द कॉक्लियर डक्ट. और इसके बाद ये जो हमारा साउंड वेव्स होता है हमारे कॉक्लियर डक्ट तक पहुंचता है. फिर इसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है, दिस कॉजेज अ करस्पॉन्डिंग वेव मोशन इन द इंडोलिम्फ रिजल्टिंग इन वाइब्रेशन इन द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन द हेयर सेल्स. इनके अंदर हेयर सेल्स छोटी छोटी पाई जाती हैं, और हेयर सेल्स मैंने कल आपको दिखाया भी था. तो ये जो भी वाइब्रेशंस होता है वो हमारे इस मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, जो कि किन चीज़ों को स्टिमुलेट करता है, हमारे हेयर सेल्स को. देन उसके बाद क्या होता है,
द नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड पास टू द ब्रेन इन द कॉक्लियर यानी ऑडिटरी पोर्शन ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व। फिर जो भी यहाँ पे ऑडिटरी हेयर सेल्स होती हैं, तो ऑडिटरी हेयर सेल्स के बाद यहाँ पे जो साउंड वेव्स होती हैं ट्रैवल करके ये जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ये जो यहाँ पे येलो कलर में देख रहे हैं ये ऑडिटरी नर्व्स है। और ये जो ऑडिटरी नर्व्स होती है ये 8वीं क्रेनियल नर्व है, जो कि यहाँ पे हम इंडिकेट करके बता रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा साउंड वेव पहुँचता है। इसके बाद क्या होता है, द फ्लूइड वेव इज़ फाइनली एक्सपेंडेड इनटू द मिडिल ईयर बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ राउंड विंडो। फिर इसके बाद ये जो फ्लूइड होता है हमारा वाइब्रेशन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व ट्रांसमिटेड द इम्पल्सेस इनटू द ऑडिटरी न्यूक्लियाई ऑफ द मेडुला। फिर इसके बाद जो वेस्टिबुलर जो नर्व्स होती है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे मैसेज को कहाँ तक पहुँचाती है, न्यूक्लियाई इन द मेडुला वेयर दे सिनेप्स बिफोर दे कंडक्टेड टू द ऑडिटरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम पे जो टेम्पोरल लोब होता है तो वहाँ तक साउंड वेव हमारा पहुँचता है। फिर इसके बाद क्या है, साउंड वेव हैव द प्रॉपर्टी ऑफ पिच एंड वॉल्यूम और इंटेंसिटी। जो हमारा साउंड की जो तरंगे होती हैं वो हमारे मेन 3 चीज़ों से मिल कर के बनती है। एक तो पिच ऑफ द साउंड, मतलब कितना तेज़ आवाज़ है, प्लस उसका वॉल्यूम और इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी है। तो इन चीज़ों पे हमारा साउंड डिपेंड करता है कि हम कितना वॉल्यूम को हम सुन पाते हैं या फिर सह पाते हैं। पिच इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव एंड मेजर इन हार्ट्स। यानी जो साउंड की तरंगे होती हैं वो हार्ट HZ में मेज़र की जाती हैं या नापी जाती हैं। साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज स्टिमुलेट द बेसिलर मेम्ब्रेन्स। जो साउंड वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, तो ये हमारे बेसिलर मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती है एट द डिफरेंट प्लेसेस अलोंग इट्स लेंथ अलाउइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पिच। जो हमारी पिच हमारी हाई वॉल्यूम की होगी या लो वॉल्यूम की होगी, तो उसके अनुसार जो हमारा DB होता है या फिर जो हार्ट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है। जैसे कि ये फर्स्ट आप पिक में देखिए, ये जैसे हम पिक में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो A पोर्शन है और B पोर्शन, 2 प्रकार के जो दिए गए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का है, हम इसमें इंडिकेट करके ही बता रहे हैं। ये वाला जो है ये हाई पिच का है, यानी बहुत तेज़ आवाज़ वाली है। जो उसका कैसे साइकिल्स बनता है पर सेकेंड, जिसको HZ हार्ट में नापते, मतलब हार्ट्ज में नापते हैं, तो ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का है। और जो दूसरा आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी लो पिच फ्रीक्वेंसी का है। तो जो हाई पिच वाली जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे बनता है, आप इसका जो साइकिल पर सेकंड होता है HZ, तो वो हाई पिच वाले का मतलब जल्दी जल्दी क्रिएट होता है, जिसको साइकिल पर सेकंड कहते हैं। इसी प्रकार जो लो का होगा तो जो साउंड यानी कम होगा तो फिर लो पिच वाले का इस प्रकार का जनरेट होता है DB। नेक्स्ट इसी प्रकार जब हम डिस्कस करेंगे हाई वॉल्यूम का, तो जब हाई वॉल्यूम B पोर्शन में जब हम यहाँ पे एक देखेंगे तो ये हाई वॉल्यूम होता है। तो जो हाई वॉल्यूम का होता है तो ऐसे साइकिल्स बनती हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है। और फिर इसके बाद जो लो वॉल्यूम का होगा तो लो वॉल्यूम में पिच ऐसे बनती हैं, जिसको हम DB में यानी कन्वर्ट करके इसके साइकिल को पर सेकंड के हिसाब से बनाते हैं। तो ये इस प्रकार का हमारा ऑडियोग्राफ था। और इसके बाद जो आपने देखा फिगर 8.7 बिहेवियर ऑफ द साउंड था। A नंबर है डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी बट द सम एम्पलीट्यूड, और जो B नंबर था डिफरेंट इन एम्पलीट्यूड बट द सम फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द वॉल्यूम डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड वेव एंड मेजर इन डेसिबल्स, जिसको DB बोलते हैं। तो जो वॉल्यूम होता है हमारा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे किस में से मेज़र किया जाता है, डेसिबल से यानी DB से।
द ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्रिएटेड इन द इंडोलिप, जो हमारे ग्रेटर वेव्स होती हैं, जो अच्छी तरंगें होती हैं, वो हमारे इंडोलिप में जनरेट होती हैं. द ग्रेटर इज द स्टिमुलेशन ऑफ द ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन द हेयर सेल्स. The greater is stimulation of the auditory receptors in the hair cells in the spiral organ, enabling perception of volume. It means कि जो हमारे ग्रेटर साउंड्स होते हैं तो वो हमारे जो स्पाइरल ऑर्गन्स होता है, स्पाइरल ऑर्गन्स मैंने इनर ईयर पे मैंने बताया था, तो वो वहाँ पे साउंड को परसेप्शन करता है और इसके अलावा वहाँ से जो साउंड वेव्स होते हैं या फिर साउंड तरंगे को बनाने की प्रोसेस होते हैं, उनके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है. नेक्स्ट हम पॉइंट में डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द वेरी लाउड नॉइज़ कॉज हियरिंग लॉस. अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर बहुत लाउड नॉइज़ होता है, जो बहुत तेज़ शोर जिसको कह सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हियरिंग लॉस, यानी हमारे जो कानों का सेंसेशन होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है. बिकॉज इट्स डैमेज टू सेंसिटिव हेयर सेल्स, जो हमारे सेंसिटिव हेयर सेल्स होती हैं हमारी, जो मैंने बताया था, कल दिखाया भी था. तो जो सेंसिटिव हेयर सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं. डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि हमारा हेयर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हम सुन नहीं पाते हैं. और ये जो हेयर सेल्स होती हैं ये हमारे स्पाइरल ऑर्गन पे पाई जाती हैं, जो कि हमारा लास्ट का इनर ईयर का लास्ट पोर्शन है. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैलेंस एंड द ईयर. इट मीन्स कि हमारा जो कान में जो सुनने की प्रोसेस होती है वो हमारे बॉडी को बैलेंस कैसे करती है. द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल्स. तो इसमें कौन कौन सा जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और वेस्टिब्यूल्स होते हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे. द सेमी सर्कुलर कैनाल हैव नो ऑडिटरी फंक्शंस. जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, जो मैंने कल दिखाया था, तो उसमें ऑडिटरी फंक्शन तो नहीं होता, बट दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉकलिया. लेकिन ये हमारे कॉकलिया से क्लोजली एसोसिएटेड होता है. इंस्टीड दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ द हेड इन स्पेस, कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस. इट मीन्स कि जो हमारा हेड, जो हमारा सिर की स्पेस में क्या पोजीशन, ये इसकी कंटिन्यू हमें ये इन्फॉर्मेशन देता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पोस्चर एंड बैलेंस लगातार बना रहता है. अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ऐसा लगेगा कि हम एक साइड पे बहुत खाई हैं और बार बार हमें चक्कर आएंगे और बार बार गिरेंगे. ये ऐसा भी होता है जब हियरिंग डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी लोगों को वर्टिगो आते हैं, बार बार चक्कर आते हैं. तो वो इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ उनका पोस्चर एंड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ द बैलेंस. तो हम ये हमारा बॉडी का बैलेंस का फिजियोलॉजी क्या है. द सेमीसर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल्स, ऑरिकल एंड सैक्यूल आर कनेक्टेड विद द बैलेंस. ये ऑरिकल एंड सैक्यूल जो होते हैं, जो मैंने कल बताया था, तो ये किस चीज़ पे, बैलेंस पे कंसर्न्ड होते हैं. मीन्स कि बैलेंस के लिए ये बने हुए होते हैं या हेल्प करते हैं. एनी चेंजेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द हेड कॉज मूवमेंट इन द पेरिलिम्फ एंड इंडोलिम्फ. यानी जो हमारे हेड की पोजीशंस होते हैं, जैसे ऐसे डाउन करेंगे या फिर ऐसे सीधा करेंगे, तो ये हमारा जो इंडोलिम्फ होता है, तो वो हमारे उसी पोजीशन में हमारा मूव करता है, जिसकी वजह से हमारे हेड में स्पेस जो होता है, हमारा स्पेस में जो हमारा हेड होता है, तो उसका हम कंटिन्यू पता लगा पाते हैं कि हम सही पोजीशन में हैं. विच बेंड द एयर सेल्स. इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ जो होता है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द हेड जैसे होता है, तो ये हमारे हेयर सेल्स को बेंड करता है एंड स्टिमुलेट द सेंसरी रिसेप्टर इन द योट्रिकल्स, सैक्यूल एंड एम्प्यूल्स. एंड जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो इनको स्टिमुलेट करता है. द रिजल्टेंट नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द वेस्टिबुलर नर्व्स. और फिर यहाँ से जो नर्व होती हैं, जो यहाँ से इम्पल्सेस होती हैं, तो नर्व के थ्रू ट्रांसमिट होता है बाय द वेस्टिबुलर नर्व. वेस्टिबुलर नर्व से यहाँ से जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक पहुँचता है. विच ज्वाइंट द कॉकलियर नर्व, जो कि हमारे कॉकलियर नर्व से ज्वाइंट होती है, टू द फॉर्म वेस्टिबुलर कॉकलियर नर्व, जो कि आगे जाकर के मैसेज वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व तक पहुँचता है. द वेस्टिबुलर ब्रांच पासेस फर्स्ट टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस देन द सेरिब्रम. फिर यहाँ से जो मैसेज होता है वो वेस्टिबुलर ब्रांच में पहुँचता है,
फिर वेस्टिबुलर ब्रांच से हो करके वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में पहुंचता है, देन द सेरिब्रम, इसके बाद लास्ट में सेरिब्रम पे पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस होता है बॉडी का वो कंटिन्यू बना रहता है। नेक्स्ट हम पॉइंट में डिस्कस करेंगे, द सेरिबेलम आल्सो परसीव नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द आई। जो हमारा सेरिबेलम होता है तो हमारे नर्व के इम्पल्सेस को द सेरिबेलम आल्सो रिसीव नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द आई। जो हमारे जो सेरिबेलम होता है वो आई से हमारे नर्व इम्पल्सेस को भी रिसीव करता रहता है, एंड प्रोपियो रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर इन द स्केलेटल मसल्स। एंड जो सेंसरी रिसेप्टर्स होती हैं हमारे स्केलेटल मसल्स में और जॉइंट में, वहाँ से भी ये हमारे आँखों का जो विजुअलाइजेशन होता है वो कंटिन्यू हमारे ब्रेन पे पहुँचता रहता है। इम्पल्सेस फ्रॉम दीज थ्री सोर्सेस आर कोऑर्डिनेटेड एंड एफरेंट नर्व इम्पल्सेस पासेस टू द सेरिब्रम एंड स्केलेटल मसल्स। जो एफरेंट नर्व होती है ये सेरिब्रम एंड स्केलेटल मसल्स तक ये हमारा मैसेज को पहुंचाता है। दिस रिजल्ट इन अवेयरनेस अबाउट द बॉडी पोजीशन, मेंटेनेंस एंड अपराइट पोस्चर एंड फिक्सिंग द आई ऑन द सेम पॉइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द हेड मूवमेंट। इट मीन्स कि जो हमारा बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस होता है वो हमारे मेन तीन चीज़ों से कोऑर्डिनेशन से बनता है। पहला नंबर तो हमारी जो आँखें होती हैं, आँखों से हम कोई चीज़ देखते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, विजुअलाइजेशन कंटिन्यू फोकस होता है। इसके बाद जो हमारी मस्कुलर की जो भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं तो वो मस्कुलर के और जॉइंट्स जो जहाँ जहाँ पे बॉडी में पाए जाते हैं तो जॉइंट्स का जो मूवमेंट होता है मस्कुलर का मूवमेंट होता है, प्लस हमारी जो आँखों के इम्पल्सेस होते हैं वो, और प्लस जो हमारा हियरिंग जो कान वाले बैलेंस होते हैं, ये तीनों मिल करके हमारे बॉडी के पोस्चर को बनाए रखते हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से समराइज़ करते हैं। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बैलेंस। हम अपने बॉडी के पोस्चर को लगातार कैसे बैलेंस बनाए रखते हैं, और हमारी जो सुनने वाली प्रोसेस होते हैं साउंड की तरंगे कहाँ से हो करके और कैसे हमारे ब्रेन तक पहुँचती हैं। सो कल हम एक इस यूनिट का फिर न्यू टॉपिक डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।